नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। काशी से पीएम मोदी का कांग्रेस सपा पर हमला। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले देश को है गर्व, लेकिन कांग्रेस सपा को है दर्द। अगर बम है तो फोड़िए, राहुल के ईसी वाले एटम बम बयान पर गरजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। राहुल गांधी ने उठाए चुनाव प्रणाली पर सवाल। लोकसभा चुनाव में लगाया धांधली का आरोप। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सुल्तानपुरी डीडीए फ्लैट्स का किया निरीक्षण। पूर्व सरकार पर कसा तंज। और टेस्ला को $329 मिलियन का झटका। ऑटो पायलट हादसे में पाया गया दोषी। कंपनी ने कहा फैसले के खिलाफ जाएंगे कोर्ट। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे और ऑपरेशन सिंदूर की गूंज वहां भी सुनाई दी। पीएम मोदी ने खुले मंच से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर देश को गर्व है, लेकिन कुछ लोगों के पेट में मरोड़ हो रही है। प्रधानमंत्री ने सवाल पूछा कि क्या कोई सिंदूर को तमाशा कह सकता है? आतंकवादियों के ठिकानों को तबाह करना अगर तमाशा है, तो क्या ऐसे लोगों से देश की सुरक्षा की उम्मीद की जा सकती है? पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत अब चुप नहीं बैठता। जो भारत पर वार करेगा वो पाताल में भी नहीं बचेगा। कांग्रेस और सपा को घेरते हुए उन्होंने तंज कसा, क्या आतंकवादियों को मारने के लिए सपा से फोन करके इजाजत लेनी चाहिए? पाकिस्तान दुखी है, ये तो सब कोई समझ सकता है, लेकिन पाकिस्तान का ये दुख कांग्रेस और सपा से सहन नहीं हो पा रहा। उधर आतंक का आकार होता है, इधर कांग्रेस सपा वाले आतंकियों की हालत को देखकर रोते हैं। साथियों, कांग्रेस हमारी सेनाओं के पराक्रम का लगातार अपमान कर रही है। कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा कहा है। आप मुझे बताइए, सिंदूर कभी भी तमाशा हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? क्या सिंदूर को तमाशा कोई कह सकता है? हमारी सेना का पराक्रम और बहनों के सिंदूर का बदला, तमाशा कहने की ये हिम्मत, ये निर्लज्जता, भाइयों बहनों, वोट बैंक और तुष्टीकरण की इस राजनीति में ये समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। ये सपा के नेता संसद में कह रहे थे, पहलगाम के आतंकवादियों को अभी क्यों मारा? अब बताइए, क्या उनको फोन करूं क्या? सपा वालों को मारूं क्या ना मारूं? चुनाव आयोग पर कांग्रेस के तीखे हमले के बाद अब सियासत गर्म है। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि उनके पास ऐसे सबूत हैं जो एटम बम जैसे हैं और ये साबित करते हैं कि ईसी बीजेपी के लिए वोट चोरी कर रहा है। राहुल गांधी का दावा है कि कांग्रेस ने 6 महीने तक जांच की और पाया कि चुनाव आयोग मतदाता सूची में हेराफेरी कर रहा है और इससे 15 लोकसभा सीटों के नतीजे प्रभावित हुए। जो हमें मिला है वो एटम बम, मतलब एटम बम है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान को। इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के। वी फाउंड इट इन महाराष्ट्र क्लियरली, 1 crore new voters show up between Lok Sabha and Vidhan Sabha. Bulk of those votes go to the BJP. But still, we didn't have clear proof. So when I would even mention it to our allies, that look, there is
clear cheating that has happened. लेकिन इस बयान के बाद बीजेपी की ओर से पलटवार भी जोरदार रहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी को सीधे चुनौती दी और कहा, अगर आपके पास वाकई कोई एटम बम है तो फोड़ दीजिए। ऐसी हवाई बातें लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाती हैं। उधर चुनाव आयोग ने भी राहुल गांधी के आरोपों को झूठ का पुलिंदा करार दिया है और कहा है कि वो कांग्रेस से सबूत पेश करने या माफी मांगने की उम्मीद करता है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कांग्रेस सच में कोई एटम बम जैसी रिपोर्ट सामने लाती है या ये सिर्फ सियासी शोर बनकर रह जाएगा। फिलहाल पूरा सियासी गलियारा राहुल के बयान और राजनाथ की चुनौती से गर्मा गया है। उन्होंने बिहार में SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की शुरुआत की है। इस देश में इस तरह की एक्सरसाइज चुनाव आयोग द्वारा यह पहली बार की जा रही है ऐसा नहीं है, पहले भी की गई है। मगर देखा जा रहा है कुछ राजनीतिक दल SIR को लेकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और वह गलत राजनीति कर रहे हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी आज के ही समाचार पत्र में मैंने एक खबर पढ़ी है। राहुल जी कहते हैं कि चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है, सीधे सीधे आरोप लगाया है। जबकि चुनाव आयोग भारत की एक ऐसी संवैधानिक संस्था है, बहनों भाई, इसमें कहीं दो मत नहीं है, जिसकी एक अपनी साख है, जिसकी एक अपनी विश्वसनीयता है। चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्था पर अनर्गल आरोप लगाना नेता प्रतिपक्ष को किसी भी सूरत में मैं मानता हूं कि शोभा नहीं देता। कांग्रेस पार्टी के हाथों में 1975 में संविधान की हत्या करने का खून लगा हुआ है। इमरजेंसी 1975 में लागू हुई थी। संविधान के साथ कैसा क्रूर मजाक किया गया है। मैं समझता हूं कि भारत का एक एक जागरूक नागरिक अच्छी तरह से परिचित है। उनके मुंह से ऐसे निराधार और उल्टे बयान ये शोभा नहीं देते हैं। अभी कल भी SIR के मुद्दे पर विपक्ष द्वारा संसद को बाधित किया गया है और कल नेता प्रतिपक्ष ने फिर से एक अनर्गल बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग द्वारा वोट चोरी को लेकर उन्होंने सबूतों का एटम बम तैयार किया है, जो उनके पास है और किसी के पास नहीं है। ऐसा एटम बम उन्होंने तैयार किया है जो कि वह केवल उनके पास है और किसी के पास नहीं है। मैं राहुल जी से कहना चाहूंगा बहुत विनम्रता के साथ, अगर आपके पास सबूतों का एटम बम है तो उसका परीक्षण तुरंत कर डालिए। एटॉमिक टेस्ट तुरंत हो जाना चाहिए। सारे सबूत जनता के सामने रखिए, सारे सबूत जनता के सामने रखिए। मगर सच्चाई यह है कि उनके पास न कोई तथ्य है, न सबूत है। सनसनीखेज बातें करना उनकी पुरानी आदत है। साथियों, आप लोगों को संभवतः यह याद भी होगा कि इसके पहले भी राहुल गांधी जी ने इस तरह का बयान दिया था और जिस दिन वो बोलेंगे भूचाल आ जाएगा। एक बार और बयान दिया था उन्होंने, जिस दिन मैं बोलूंगा उस दिन भूचाल आ जाएगा। जब वो बोले तो खोदा पहाड़ निकली चूहिया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने देश के चुनावों में होने वाली कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर लगातार आक्रामक है। उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित वार्षिक लीगल कॉन्क्लेव 2025 में कहा, मैं आजकल देश की चुनावी प्रणाली के बारे में बोल रहा हूं। मुझे हमेशा से संदेह था कि 2014 से ही कुछ गड़बड़ है। मुझे गुजरात विधानसभा चुनाव में पहले से ही संदेह था। राहुल गांधी ने भाजपा को बीते लगभग 12 साल के दौरान मिले प्रचंड बहुमत की तरफ संकेत करते हुए कहा, लगातार कई बार चुनाव में इस तरह की बड़ी जीत हासिल करने की क्षमता हैरान करने वाली है। राहुल गांधी ने दावा किया कि हमारे पास ऐसे सबूत हैं जो पूरे देश को दिखा देंगे तो चुनाव आयोग जैसी संस्था मौजूद नहीं रहेगी। ये गायब हो चुकी है। इस सबूत को खोजने में हमें 6 महीने लगातार काम करना पड़ा। कांग्रेस सांसद ने कहा कि आप बिना किसी संदेह के देखेंगे कि कैसे एक लोकसभा चुनाव चुराया जाता है। 6.5 लाख मतदाता वोट करते हैं और उनमें से 1.5 लाख मतदाता फर्जी होते हैं। राहुल गांधी ने संविधान की प्रति दिखाते हुए कहा कि हम आने वाले कुछ दिनों में साबित कर देंगे कि कैसे लोकसभा चुनाव में धांधली हो सकती है
और ऐसा हुआ भी है। Some visible in front of our face and others hidden. You know, I've been speaking recently about the election system. I always had a suspicion that there was something wrong. Right from 2014, I had a suspicion that there's something wrong. Something does not add up. In fact, I'll even go further. I had a suspicion in the Gujarat Assembly elections already. Okay? This ability to win sweeping victories. Congress party doesn't get a single seat in Rajasthan, doesn't get a single seat in Madhya Pradesh, doesn't get a single seat in Gujarat. This was surprising to me. And it went on for some time. There was a conversation, but I could never speak because there was no proof. So whenever we spoke, people said, well, where's the proof? And then something happened in Maharashtra, where in the Vidhan Sabha we won the election, hands down. In the Lok Sabha we won the election, hands down. And then 4 months later, we didn't just lose, we were obliterated. 3 formidable parties suddenly just evaporated. And that's when I thought that this just cannot be. And so we started right then to look seriously for electoral malpractice. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को सुल्तानपुरी डीडीए फ्लैट्स का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि साल 2011 में बने हुए ये फ्लैट्स जो झुग्गी वालों को दिए जाने थे, लेकिन सरकार की लापरवाही और बदनीयती ने इन फ्लैट्स का देने से हमेशा रोका। उनकी मंशा थी कि गरीब झुग्गी में बिना अवस्थाओं के पड़े रहें। आज ये 50,000 फ्लैट्स जर्जर अवस्था में हो गए हैं। इन पर फिर से करोड़ों रुपए खर्च करने की आवश्यकता हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार झुग्गी वासियों को घर देने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली में करीब 10 लाख लोगों को मकान दिए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और उनके हर गरीब को घर मिलेगा के वादे के तहत हम लगातार काम और प्रयास कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि एक एक झुग्गीवासी को हम घर दें और इसलिए हमने बहुत सख्त दिशा निर्देश दिए हैं कि कोई भी एजेंसी हो वो किसी झुग्गी को तोड़ने के लिए ना जाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर 10 लाख मकान बनाने की भी तैयारी करेंगे और गरीब जनता को आवंटित भी करेंगे। टेस्ला एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार कारण है एक पुराना हादसा और उस पर आया कोर्ट का बड़ा फैसला। दरअसल साल 2019 में अमेरिका के फ्लोरिडा में टेस्ला की एक कार ऑटो पायलट मोड में हादसे का शिकार हो गई थी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी। अब इस मामले में कोर्ट ने टेस्ला को जिम्मेदार मानते हुए करीब $329 मिलियन यानी कि लगभग 2,700 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। इसमें से $129 मिलियन पीड़ित परिवार को मुआवजे के तौर पर और $200 मिलियन दंडात्मक हर्जाने के रूप में देने होंगे। हालांकि टेस्ला ने कोर्ट के इस फैसले को गलत बताया है और कहा है कि वो इसे ऊपरी अदालत में चुनौती देंगे। ये मामला अब सिर्फ एक कंपनी पर जुर्माने तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ऑटोनोमस कार टेक्नोलॉजी की सुरक्षा पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। और आवाज समाचार में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने सेवापुरी के बनौली गांव से 2183 करोड़ रुपए की 52 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम मोदी ने देश के 9.70 करोड़ से ज्यादा किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त भी जारी की। यही नहीं, अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले का जिक्र किया, जहां 26 निर्दोष लोगों की हत्या के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकियों को करारा जवाब दिया। मोदी ने इस ऑपरेशन की सफलता को बाबा विश्वनाथ के चरणों में समर्पित करते हुए कहा कि ये नया भारत है जो आतंक का जवाब ठिकानों पर देता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर उन मासूमों के आंसुओं का हिसाब है जो उस दिन पहलगांव में बहाए गए थे। भावुक लहजे में उन्होंने कहा कि उन परिवारों का दर्द मैं नहीं भूल सकता। बेटियों की वेदना ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। प्रधानमंत्री की ये गर्जना काशी की धरती से आतंक के खिलाफ एक निर्णायक संदेश बनकर गूंज रही है। जब 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, 26 निर्दोष लोगों की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई। उनके परिवार की पीड़ा, उन बच्चों का दुख, उन बेटियों की वेदना, मेरा हृदय बहुत तकलीफ से भर गया था। तब मैं बाबा विश्वनाथ से यही मना रहा था कि सभी पीड़ित परिवारों को ये दुख सहने की हिम्मत दे। काशी के मेरे मालिकों, मैंने अपनी बेटियों के सिंदूर का बदला लेने का जो वचन दिया था, वो भी पूरा हुआ है। ये महादेव के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। मैं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को उनके चरणों में समर्पित करता हूं। साथियों, इन दिनों जब काशी में गंगा जल लेकर जाते हुए शिव भक्तों की तस्वीरें जब देखने का अवसर मिल रहा है, दिव्य तस्वीरें, और खासकर सावन के पहले सोमवार को जब हमारे यादव बंधु बाबा का जलाभिषेक करने निकलते थे, गौरी केदारेश्वर से कंधे पर गंगा जल लेकर यादव बंधुओं का समूह, कितना मनोरम दृश्य होता है। डमरू की आवाज, गलियों में कोलाहल, एक अद्भुत भाव विश्व पैदा होता है। मेरी भी बहुत इच्छा थी कि सावन के पवित्र महीने में बाबा विश्वनाथ और मार्कंडेय महादेव के दर्शन करूं, लेकिन मेरे वहां जाने से महादेव के भक्तों को असुविधा न हो,
उनके दर्शन में बाधा न पड़े, इसलिए मैं आज यहीं से भोलेनाथ और मां गंगा को प्रणाम कर रहा हूं। हम सेवापुरी के ई मंच से बाबा काशी विश्वनाथ के प्रणाम करत है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। राहुल गांधी के एक हालिया बयान से सियासत में हंगामा मच गया है। दिल्ली की एक लीगल कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा है कि कृषि कानूनों का विरोध करने पर दिवंगत नेता अरुण जेटली को उन्हें धमकाने के लिए भेजा गया था। राहुल के इस बयान पर अब बीजेपी पलटवार हो गई है। दिल्ली सरकार में मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि जेटली जी के नाम पर झूठ फैलाकर राहुल गांधी देश और लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। इतना ही नहीं, खुद अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली ने भी राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि उनके पिता का निधन 2019 में हुआ था, जबकि कृषि कानून 2020 में आया। ऐसे में राहुल गांधी का दावा न सिर्फ तथ्यहीन है बल्कि पूरी तरह बेबुनियाद भी है। रोहन ने कहा है कि अरुण जेटली लोकतंत्र और असहमति का सम्मान करने वाले व्यक्ति थे। वे कभी किसी को धमकाने की सोच भी नहीं सकते थे। बीजेपी अब राहुल से इस बयान पर माफी की मांग कर रही है। उत्तराखंड पंचायत चुनाव के नतीजे आ गए हैं और तस्वीर पूरी तरह त्रिकोणीय है। 358 सीटों में से 124 पर बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है, तो कांग्रेस ने 106 सीट अपने नाम की है। लेकिन सबसे ज्यादा सीटें 128 निर्दलीय प्रत्याशियों के खाते में गई हैं। यानी किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला और अब आगे की सियासत में निर्दलियों की भूमिका किंगमेकर जैसी मानी जा रही है। उधम सिंह नगर जिले में भी मुकाबला बेहद कड़ा रहा। 35 सीटों में 12-12 पर बीजेपी और कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार जीते, जबकि 11 सीटें निर्दलियों के खाते में गईं। यहां भी कोई स्पष्ट बहुमत नहीं दिखा। अब असली लड़ाई शुरू होने वाली है। 6 अगस्त से जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के लिए जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने आरक्षण की सूची भी जारी कर दी है और अब देखना होगा कि निर्दलीय झुकते किस ओर हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने जनता को धन्यवाद दिया है। सीएम धामी ने कहा है कि बीजेपी समर्थित बड़ी संख्या में उम्मीदवारों की जीत के लिए वो जनता के आभारी हैं। साथ ही उन्होंने सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से ग्राम विकास के लिए मिलकर काम करने की अपील की है, ताकि विकसित भारत के निर्माण में उत्तराखंड भी मजबूती से कदम बढ़ा सके। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा किया है। उनका और उनकी पत्नी का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना वोटर आईडी दिखाते हुए स्क्रीन पर पूरी प्रक्रिया साझा की, जिसमें EPIC नंबर डालने के बाद नो रिकॉर्ड्स फाउंड लिखा आया। तेजस्वी ने कहा कि BLO घर पर आई थी, सत्यापन भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद नाम सूची में नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया है कि जब उनका नाम ही नहीं है तो वो चुनाव कैसे लड़ेंगे। हालांकि पटना के जिलाधिकारी SN त्यागराजन ने तेजस्वी यादव के दावे को खारिज कर दिया है। DM ने वोटर लिस्ट सार्वजनिक की, जिसमें 204 नंबर मतदान केंद्र पर तेजस्वी का नाम और फोटो 416वें नंबर पर दर्ज बताया है। DM ने यह भी स्पष्ट किया है कि पहले उनका नाम मतदान केंद्र 171 पर 481वें नंबर पर था, जिसे अब नए केंद्र पर शिफ्ट किया गया है। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए और कहा कि नए संशोधित वोटर लिस्ट में करीब 65 लाख नामों को हटाया गया है, लेकिन हटाए गए मतदाताओं की कोई जानकारी साझा नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया है कि हर विधानसभा में 20 से 30 हजार वोटर लिस्ट से गायब हैं और आयोग ने इसे छुपाने की कोशिश की है। पटना एम्स में हालत बेकाबू है। विधायक चेतन आनंद और उनके सुरक्षाकर्मी की कथित बदसलूकी के खिलाफ रेजिडेंस डॉक्टरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल छेड़ दी है। शुक्रवार को OPD से लेकर ऑपरेशन थिएटर तक सेवाएं पूरी तरह से ठप रहीं। 100 सर्जरी में से 85 सर्जरियों को टाल दिया गया और 3000 से ज्यादा मरीज बिना इलाज लौटने को मजबूर हो गए। डॉक्टरों का आरोप है कि चेतन आनंद के सुरक्षा कर्मियों ने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों और सुरक्षा गार्ड के साथ धक्का मुक्की की।
हड़ताली डॉक्टरों की मांग है कि जब तक विधायक माफी नहीं मांगते और दोषी सुरक्षा कर्मियों पर कार्रवाई नहीं होती, वे अपनी हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। हालात संभालने के लिए एम्स प्रशासन ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी है और फैकल्टी एसोसिएशन ने भी जूनियर डॉक्टरों के समर्थन में उतरते हुए चेतावनी दी है कि यदि दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती है तो सभी संकाय सदस्य आंदोलन में शामिल होंगे। फिलहाल मरीजों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और इलाज की उम्मीदें कम होती जा रही हैं। फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।